हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज का हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS9 दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको ये बताएगा कि कब रिकॉग्नाइज करना है। अब यहां पर सबसे पहला मुद्दा ये निकल कर आता है कि रिकॉग्नाइज क्या होता है। तो रिकॉग्नाइज का मतलब ये है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि आप अपने रेवेन्यू को अपना रेवेन्यू कब मान लोगे। सिंपल सी बात यह है कि रेवेन्यू आपने कुछ कमाया, लेकिन आप उसको अपनी कमाई किस स्टेज पर मानोगे वो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। तो इसीलिए इसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो यहां पर हम बात करेंगे कि टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि कब आपको अपनी एंट्री को, कब आपको अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। राइट। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। तो बेसिकली रेवेन्यू होता है जो भी पैसा आपको मिलना है, यानी कि ग्रॉस इनफ्लोस, चाहे वो रिसीव हो चुके हैं चाहे वो अभी रिसीवेबल है, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। यहां पर जो रेवेन्यू बेसिकली कवर्ड है, पहला कौन सा कवर्ड है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, यानी कि अगर आप गुड्स बेचते हैं तो उससे। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस, जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो उससे रेवेन्यू। अगर मैंने बैंक में कुछ पैसा रखवाया हुआ तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट। अगर मैंने कोई शेयर्स खरीद रखे तो रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड। और अगर मैंने किसी को अपने कॉपीराइट्स दे रखे तो उससे जो भी रॉयल्टी मिलती है तो रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी आ जाएगा। दो कंडीशन किसी भी तरीके का रेवेन्यू, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है, बाकी सारी स्पेसिफिक कंडीशन है। ये दो जनरल कंडीशन है हर रेवेन्यू के साथ। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि आपके पास उस रेवेन्यू का रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एंट्री पास करने जाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसका अमाउंट। अगर आपके पास अमाउंट ही नहीं है तो आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आपके पास रिलायबल एस्टिमेट होना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन, जिससे भी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, यानी कि जिसको भी आपने सेल करी, सर्विस करी या बैंक से इंटरेस्ट आना है, वो बंदा आपको पैसे दे देगा, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी मतलब प्रोबेबल होना चाहिए कि अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डाउट है तो इन दैट केस आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सर एक एग्जांपल देना। मान लो मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ है और मैं बैंक को हर महीने ईएमआई देता जा रहा हूं। तो अब इस महीने की ईएमआई जब भी बैंक ड्यू करेगा तो मेरा इंटरेस्ट बैंक जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि बैंक को पता है मैं उसको दे दूंगा। लेकिन अगर यही कोई ऐसा बंदा जो भगोड़ा है, यानी कि जो लोन लेकर भाग गया है, अब क्या बैंक उससे इंटरेस्ट ड्यू करता रहेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बैंक को श्योरिटी नहीं है कि अल्टीमेट कलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, आपके पास रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। दूसरा, अल्टीमेट कलेक्शन हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए। राइट। अगर ऐसा है तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली कंडीशन आती है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स की। सेल्स को हम अपनी सेल कब मानेंगे? तो सिंपल सी बात यह है, सेल्स को आप अपनी सेल तब मानोगे जब आप अपने गुड्स का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दोगे। ओनरशिप बायर, सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ओनरशिप का मतलब क्या? ओनरशिप का मतलब है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ट्रांसफर हो जाने चाहिए। राइट। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ट्रांसफर हो चुके हैं तो हम मान लेंगे कि गुड्स जो है वो सेल हो चुके हैं। दूसरी कंडीशन इसमें यह भी है कि कंट्रोल गुड्स के ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इन शॉर्ट सीधी सीधी बात करें तो बिल भी कट जाना चाहिए और गुड्स डिस्पैच भी हो जाने चाहिए। लेकिन कंडीशन नंबर 2 का एक्सेप्शन है। मान लो बायर कहता है यार थोड़े दिन अपने पास रख ले फिर मैं ले लूंगा, यानी कि बायर की रिक्वेस्ट पे अगर गुड्स आपके पास पड़े, इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं, आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स को रिकॉग्नाइज करने की कितनी कंडीशन हो गई बेटा? 2 नहीं 4। पहली, रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, यानी वो दो कंडीशन सबके साथ लगेगी। रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, अल्टीमेट कलेक्शन होना चाहिए, देन उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और उसके बाद ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो सेल को आप अपना रेवेन्यू मान सकते हैं। राइट। इसके बाद अगर आपने कोई इंस्टॉलेशन सेल करी, इंस्टॉलेशन सेल इसका मतलब आपने कहा कि मैंने गुड्स दे दिए, साथ साथ इंस्टॉल भी करके दूंगा भाई, तो जब तक इंस्टॉलेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे कंप्लीट नहीं हो जाती आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। देन कंसाइनमेंट सेल, आपने अपने कंसाइनी को गुड्स बेचे, भेजे, वो आगे गुड्स बेचेगा, तो जब तक कंसाइनी आगे गुड्स नहीं बेच देगा तब तक आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। गुड्स ऑन सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसका मतलब ये हो गया आपने गुड्स दिए और आपने ये बोला कि अप्रूवल बेसिस पर गुड्स दे रहा हूं, तो जब तक उसका अप्रूवल ना आ जाए,
या फिर रिटर्न पीरियड ओवर ना हो जाए तब तक आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसके बाद ही अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपने वारंटी सेल करी है, लेट्स से आपने किसी को गुड्स बेचे और आपने उसको बोला भाई भाई बेटा वारंटी है पूरी, अब वारंटी का मतलब क्या है, आप उसे रिप्लेस करके नहीं दोगे, आप उसे गुड्स रिटर्न नहीं लोगे, आप क्या करोगे, आप उसके गुड्स को रिपेयर करके दोगे, राइट। तो वारंटी के केस में हम गुड्स जो सेल है उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पर वारंटी के लिए प्रोविजन बनाकर चलते हैं। देन आती है हायर परचेज। हायर परचेज क्या होती है, बेसिकली फाइनेंस एग्रीमेंट है। फाइनेंस एग्रीमेंट मतलब आपने इंस्टॉलमेंट पर एसेट बेची है, तो जितना उसका कैश प्राइस है, यानी कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ना बेचते, कैश प्राइस पे बेचते हैं, तो जितना उसका कैश प्राइस है उसको आज सेल मान लेंगे, उसको आज रेवेन्यू मान लेंगे, और जितना उसका कैश प्राइस से ऊपर प्राइस है यानी कि फाइनेंस इनकम, उसको हम धीरे धीरे करके अपनी इनकम मानेंगे, यानी कि टाइम बेसिस पे मानेंगे। देन इंस्पेक्शन सेल। इंस्पेक्शन सेल यानी कि आपने किसी को गुड्स बेचे हैं पर आपने उसने पहले ही बोला था मैं पहले आके चेक करूंगा, अगर क्वालिटी के हिसाब से हुए तो लेके जाऊंगा, तो इन दैट केस जैसे ही इंस्पेक्शन खत्म हो जाएगी आप उसे क्या मान लेंगे, अपनी सेल मान लेंगे। देन पब्लिकेशन और जर्नल सेल। पब्लिकेशन और जर्नल सेल का मतलब क्या है कि आपने न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन देने का वादा किया है, तो जिस दिन आपने मैगजीन देने का वादा कंप्लीट कर दिया यानी कि आपने मैगजीन डिलीवर कर दी, उस दिन पब्लिकेशन को हम अपनी इनकम मान लेंगे। गारंटी सेल। गारंटी सेल का मतलब यह है कि आपने गारंटी दी है कि भाई अगर चले ना तो वापस कर जाइए, पैसे वापस ले जाइए। अब यहां पर जब तक गारंटी पीरियड ओवर नहीं होता तब तक आप इसे अपनी सेल नहीं मानेंगे। देन कैश ऑन डिलीवरी। जब तक कैश ना आ जाए, एक बार कैश आ जाएगा तो हम उसको अपनी सेल मान लेंगे। ये तो बात हो गई सारे गुड्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इनकम से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड। तो सर्विस में सीधी सीधी बात है, आपको सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के दो मेथड दिए गए हैं। पहला कंप्लीटेड सर्विस मेथड, इसका मतलब जब सर्विस कंप्लीट हो जाए उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। दूसरा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड भी कह सकते हो आप इसको, जो हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। क्या कि जैसे जैसे काम होता जा रहा है आप वैसे वैसे अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बेटर मेथड क्या है, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड यानी कि पीसीएम, प्रोपोर्शनेट सर्विस कंप्लीशन मेथड। यहां पर जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, जैसा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में करके आए। देन इसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस। अगर मान लो आपने किसी को बोला इससे सेल लेकर मैं तेरे को बेच दूंगा, यानी कि इससे शेयर लूंगा और तेरे को शेयर दे दूंगा, तो इसका मतलब बीच में आप क्या चार्ज करेंगे, ब्रोकरेज। तो यहां पर जब आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, बेसिकली जब आपने कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दी। देन इसके बाद एडमिशन फी। अगर आपने मूवी टिकट खरीदी, अब मूवी टिकट जैसे ही आपने खरीदी क्या वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, नहीं। जब तक मूवी खत्म नहीं होती वो अपना रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर कल को मूवी उस टाइम पे नहीं चली तो आप पैसे वापस मांगने आ जाएंगे और उनको देने पड़ेंगे। तो जितनी भी एडमिशन फी है, चाहे वो मूवी की है, चाहे वो आपके किसी फेट की है या फिर वो किसी भी फेयर की है, तो वो सारी की सारी तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो इवेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। यस। देन इसके बाद ट्यूशन फी। अगर आप किसी को ट्यूशन फी पे कर रहे हो तो वो क्या करता है, लेट्स से आपने 5 साल की फीस पे कर दी, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता रहेगा। देन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम क्या होता है, आपके गुड्स को लोगों के आगे एडवर्टाइज करना। तो जिस दिन उन्होंने लोगों के आगे एडवर्टाइज कर दिया उस दिन उनका काम कंप्लीट हो गया, वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। स्पेशल केसेस की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब हमारे लिए वो ड्यू हो जाएगा, अक्रू हो जाएगा। मतलब आपने बैंक में एफडी करा दी, एफडी करवाई आपने 5 साल की, लेकिन आपने मंथ ईयर एंड आ गया, अब ईयर एंड तक आपके पास 10 महीने की हो चुका है, तो आपको 10 महीने का इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा अभी बुक्स में, भले ही आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देन डिविडेंड इनकम। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और वो डिविडेंड फाइनल है, तो आप अपना रेवेन्यू उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्योंकि अब आपको फाइनली वो मिलने वाला है। रेस्ट रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ये बात आपके एग्रीमेंट में लिखी होगी। तो जो चीज